उमाकांत जैसे इंसान को मोहरा बनाया जा रहा है, और जो कोई भी इसके पीछे है ना, वो ऐसे 10 उमाकांत को लाकर खड़ा कर सकता है। आज से दहशत का दूसरा नाम ज्वाला होगा। साहब बता रहे थे वो आदमी पकड़ा गया। क्या रंगराज पकड़ा गया? रंगराज नहीं, उमाकांत। मुझे उमाकांत से मिलना है और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे रोके। मैं भी आपको यही समझा रहा हूँ कि 2-4 दिन बाद आइए। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपने उमाकांत के साथ कुछ गलत किया हो? हे देवी माँ, मैंने आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, मगर आज मैं महेश बाबू के लिए आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। महेश बाबू ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख दर्द देखे, उन्हें उनके दुखों से बाहर निकालिए, उन्हें उनकी खुशियां लौटा दीजिए, मुझे मेरे महेश बाबू लौटा दीजिए। आज वो जिस दोराहे पर खड़े हैं, अगर उनसे कोई गलती हो गई तो हमारे रिश्ते बिखर जाएंगे। अभी उन लोगों ने महेश का गुस्सा नहीं देखा। मेरे अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी पल रहा है जो फटा ना तो सब कुछ तबाह करके रख देगा, सब कुछ। महेश बाबू, क्या हुआ? और आप कहाँ गए थे? किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको पता है मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी? मैं उस तूफान से टकराने गया था कमला, जो मेरी तरफ पड़ने वाला था, मगर उस तूफान की हवाएं ठंडी पड़ चुकी हैं। आज मैंने पहली बार रंगराज की आंखों में खौफ देखा, और ये मेरी पहली जीत है। आप रंगराज से मिलने गए थे? हाँ। इसका मतलब आपको पता है रंगराज कहाँ है? हाँ, मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि उसकी बेटी कहां है। रंगराज की बेटी? हाँ कमला, और आज मुझे ये पूरा यकीन हो गया है कि मेरी मां को मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि सालों से घात लगाए बैठी वो ज्वाला ही है। मगर मैंने भी सोच लिया है कि मैं इसका जवाब उसे तड़पा तड़पा के दूंगा। उसे बहुत जल्द ये पता लग जाएगा कि जिस बाप की वो ढाल बने फिरती है ना, वो अपने लिए मौत की भीख मांग रहा है। महेश बाबू, आप क्या करने वाले हैं? मैं जो सोच रहा हूं ना कमला, वो मुझे करने से अब कोई रोक नहीं सकता। बहुत जल्द रंगराज को घुटने टेक के मेरी मां की मौत का प्रायश्चित करना पड़ेगा, मगर उसे सजा मिलेगी। मैं दूंगा उसे सजा। उसे इतना तड़पाऊंगा कि उसके शरीर में बह रहे लहू का एक एक कतरा जम जाएगा। महेश बाबू, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप कानून को अपने हाथ में लेंगे? कानूनी बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी उससे बहुत अलग है, बहुत अलग। इतनी भी अलग नहीं होती जितना आप जीने की सोच रहे हो। महेश बाबू, क्या हो गया है आपको? लौट आइए मेरे पास। आप बहुत दूर तक निकलते जा रहे हैं। मैं चाहकर भी खुद को खोज ही नहीं पा रहा कमला। मुझे खुद नहीं पता मैं कहां हूं। सच, ऐसा लगने लगा है जैसे मैं 2 दुनिया में बट चुका हूं। मेरे ही अंदर 2 महेश हैं। एक मुझे उकसाता रहता है कि मैं अपनी मां के कातिलों से उनकी मौत का बदला लूं, उनका विनाश कर दूं, और दूसरा मुझसे कहता है कि मैं अपनी मां की मौत को समय चक्र समझ के भुला दूं और सिर्फ उनकी अच्छी यादों को अपने सीने से लगा लूं। ये सच में कुछ समझ नहीं आ महेश बाबू, मेरी एक बात मानेंगे? आप पुलिस को सच सच बता दीजिए। मेरा यकीन कीजिए, रंगराज को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। नहीं कमला, मैं ये नहीं कर सकता।
जानती हो कितनी मुश्किल से मुझे रंगराज हाथ लगाए। मैं अपनी मां के कातिलों से बदला लेने का इतना अच्छा मौका नहीं गवा सकता। महेश बाबू, क्या आपको अपने देश के कानून पर भरोसा नहीं है? मुझे हमारे देश के कानून पर पूरा भरोसा है, मगर मुझे उस रंगराज की नीयत पे भरोसा नहीं है। किसने कहा कि गंदी नाली को साफ करने के लिए उसमें कूदना जरूरी है? लेकिन किसी को तो हाथ गंदे करने पड़ेंगे ही ना कमला। उस इंसान के हाथों में मेरी मां का खून लगा हुआ है और मैं उसके हाथों के साथ साथ उस इंसान का वजूद खत्म कर दूंगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मेरे हाथ रंगराज की गर्दन को दबोचने के लिए तड़प रहे हैं और इसके बीच में कोई भी आएगा ना तो वो भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। महेश बाबू, आप रंगराज को जिस तरीके से सजा देने की सोच रहे हैं, वो रास्ता बहुत गलत है। सही और गलत का फैसला कर पाने की मेरे अंदर ताकत नहीं बची कमला। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जिन लोगों ने मेरी मां की जान ली है उन्हें जीने का कोई हक नहीं है और उनसे यह हक मैं छीनूंगा। मैं। महेश बाबू, मान जाइए मेरी बात। आप कोई ऐसी गलती मत कीजिए जिससे हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती कमला और ना ही किसी के लिए रुकती है। और अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो वक्त तुम्हें मेरे बगैर जीना सिखा देगा, वरना मौत तो बाहें फैलाए खड़ी ही रहती है ना। कूद जाना उसी दरिया में जाके, और इस बार तुम्हें कोई महेश बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं कैसे भूल सकता हूं कि सांप से ज्यादा विष उसके सपोले में होता है। काश बचपन में ही उसका सर कुचल दिया होता तो आज महेश मेरे सामने फन फैलाने की हिम्मत न करता। अभी भी देर नहीं हुई है। चलो, अच्छा ही है कि अब देवी और उसका बेटा इस दुनिया से साथ में रुखसत होने वाले हैं। मैं कुछ समझा नहीं। देवी के बगल में एक ताजा कब्र और खुदवा दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो माँ और बेटा और दिनों तक एक दूसरे से जुदा रहें। मगर ये होगा कैसे? अब वक्त आ गया है कि मैं उस पतंग की डोर को एक बार फिर से खींचूं। उसने देवी को बखूबी शांत किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि महेश का इलाज भी वो बहुत अच्छे से करेगा। हेलो। जिस पतंग की डोर हमारे हाथ में है, आपकी आवाज बस साथ नहीं दे रही। आप जो कोई भी हैं, जरा पतंग को फोन पर बुलाएंगे? जी, मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रही हैं? उस शख्स की जो आजकल आपके घर में छुपा बैठा है, आपके लिए और हमारे लिए पतंग। वो क्या है ना कि हमें आजकल उससे खेलने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि बचपन से ही हमें पतंगबाजी का बड़ा शौक रहा है। क्या बात है बारी, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? किसका फोन है? अब किसी लेडी का फोन है, वो तुम्हें पतंग कहकर बुला रही है। देखो तो। फोन क्यों किया? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने देवी के साथ जो कुछ भी किया वो तुम्हारी भूल थी?
मेरी पतंग वो हमारी सोची समझी और पहले से बिछाई हुई चाल थी। तुम हमारे बड़े काम का मोहरा हो, जिसका हम फिर से इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूं। तुम हमारी बातों में ही नहीं बल्कि हमारी चाल में फंस चुके हो। और क्या तुम्हें रंगराज तक नहीं पहुंचना? भूलो मत कि रंगराज तक पहुंचने का एकमात्र जरिया हम हैं तुम्हारे लिए। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह रही हो कि तुम मुझे रंगराज तक पहुंचाओगी? तुम अभी हमारे बारे में जानते ही क्या हो? हमारी उड़ाई हुई पतंग हवा के रुख से नहीं बल्कि हमारी उंगलियों के इशारे से उड़ती है। इसका मतलब तुमने मुझे फंसाया है। अंकुश, कौन तुम्हें फंसा रहा है? मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारे मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे और उनके जवाब सिर्फ हमारे पास हैं। अगर उन सवालों के जवाब चाहते हो तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। क्या काम? तो ठीक है, आज शाम 7 बजे काली मंदिर में मिलो, वहीं जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। वो लेडी तुमसे क्या करने को कह रही थी? नहीं, तो ऐसे ही किसी का फोन आ गया। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे बताओ वो लेडी तुमसे क्या करने को कह रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे घर में रह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे तुम मेरी हरकतों पर नजर रखो। देखो अंकुश, फिर तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे उस लड़की की बातों से लगा कि वो तुम्हें किसी गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रही। अंकुश, कुछ हो ऐसा तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मदद करोगे तुम मेरी? मदद करोगे? ये कानून की 4 किताबें पढ़ के मदद करोगे? ये कानून की 4 किताबें पढ़ के मदद करोगे तुम्हारी? जो मेरे साथ हुआ है वो हुआ है, मैंने झेला है। सुनो, देखो देखो, इस जले हुए चेहरे को देखो। जब भी मैं इस जले हुए चेहरे को देखता हूं, मुझे वो चेहरे नजर आते हैं जिनकी वजह से मेरा बचपन रोते रोते गुजरा है, जिन चेहरों की वजह से मेरा बचपन अपनों के बिना गुजरा है। जिंदगी जब भी करवट बदलती है, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और हम इंसानों का असली रूप सामने आ जाता है। और मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मुझे मेरे परिवार को न्याय देना होगा, और इसके लिए ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारे कानून की। अंकुश, अंकुश मेरी बात सुनो अंकुश। ये कौन थी वो औरत, और वो अंकुश से क्या करवाना चाहती है? चाहे जो भी हो जाए, मुझे अंकुश को रोकना होगा। कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, मुझे पल पल की खबर चाहिए। मुझे उसका पीछा करना ही होगा। हाँ, करना ही होगा। बीवी जी, मुझे बचा लीजिए। ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये मान सिंह मुझे मार डालेगा। मगर उमाकांत, हम लोगों ने खुद तुम्हें वहां पर देखा था और तुम्हारे हाथ में वो खड़ग भी था। नहीं, ये आपके नजरों का धोखा है। नहीं, ये आपके नजरों का धोखा है। मैंने किसी को नहीं मारा। अरे अब तो बहादुर भी बता चुका है कि मैंने उसके ऊपर वार नहीं किया। मैं जब वहां पर पहुंचा तो सब कुछ घट चुका था। बीवी जी, उमाकांत, मुझे साफ साफ बताओ, उस रात वहां पर हुआ क्या था और कौन कर सकता है ये?
जी मैं आपको बताता हूँ। ये सब क्या हो गया? देवी जी को क्या हो गया? ये कैसे हो गया? देवी चौधरानी जी, देवी चौधरानी जी, अरे मैं उमाकांत, मैं आ गया देवी चौधरानी जी। लेकिन सब कैसे हुआ होगा? क्या होगा ये सब? हवलदार साहब, हवलदार साहब, ये सब कैसे हो गया हवलदार साहब? इसके चश्मदीद गवाह सिर्फ आप ही हैं। आप लेटिए। ये किसने किया होगा? किससे किया होगा? जिसने भी किया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। उमाकांत, You are under arrest. मगर उमाकांत, देवी का गला तुम्हारे स्कार्फ से घोटा गया था। नहीं, मेरा स्कार्फ तो मेरे पास था। शायद मेरा कोई पुराना स्कार्फ रहा होगा। अगर ऐसा ही है तो फिर तुम्हारा ही स्कार्फ क्यों? क्या तुमने ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ था? जी मैं आपको कैसे समझाऊं, मैंने ये सब नहीं किया है। अगर मैं चाहूं 2 मिनट के अंदर धूल चटा सकता हूं। अगर ये बातें तुमने किसी से बताई नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एमबीबी जी, मुझे याद आ गया, मेरा स्कार्फ जब मैं बारीन बाबू के घर गया था वहां छूट गया था। हाँ, पूरे घर की तलाशी ले लो। जी सर। कोई कोना छोड़ना नहीं। जी सर। कोई ना कोई सबूत तो हमें यहां से जरूर मिलेगा। जी सर। साहब थोड़ा सा खड़े होइए, देख लेते हैं इसके नीचे तो कुछ नहीं है। साहब थोड़ा सा। अबे तलाशी घर की लेने कहा है। अलमारी खोली है बहादुर, अपनी जेब खाली ही रखना। जी साहब देख रहा हूं।
ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? तलाशी। उमाकांत मेरा जूनियर है और हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और वो मेरे हाथ के नीचे काम करता है, और जूनियर्स को डांटना तो लाजमी होता है। इसीलिए तो आप पर शक हो रहा है कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपने उमाकांत का इस्तेमाल किया। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? तलाशी। किस बात की तलाशी? आजकल तुम्हारे ग्रह कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। वो तुम्हें लोगों से लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। देखिए, मुझसे पूछे बगैर आप मेरे सामान को हाथ नहीं लगा सकते। और ये क्या बोल रहे थे आप? ओह, लगता है तेरे ग्रह में भी शनि का वास हो गया है। तेरे ग्रह का शनि मेरे कान में फुसफुसा रहा है। देखो इंस्पेक्टर, ये जो ड्रामा तुम लोग कर रहे हो ना, मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। तो कैसे डरेंगे आप? उमाकांत ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे आप और आपके दोस्त मिलकर पहले भी कई कारनामों को अंजाम दे चुके हैं। और अगर अब आपने मुझे सच सच नहीं बताया तो मुझे मजबूरन गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे। देखिए इंस्पेक्टर, उमाकांत मेरा जूनियर है और हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और वो मेरे हाथ के नीचे काम करता है, और जूनियर्स को डांटना तो लाजमी होता है। इसीलिए तो आप पर शक हो रहा है कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपने उमाकांत का इस्तेमाल किया देवी का खून करने के लिए, या फिर आपने खुद किया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बहादुर। जी साहब। जरा लाना तो। ये स्कार्फ पहचानते हैं ना? तुम बेड के नीचे क्या खोज रहे थे? वो मेरा स्कार्फ नीचे गिर गया था तो उठा रहा था। लेकिन ऐसा स्कार्फ तो मैंने पहले तुम्हारे गले में नहीं देखा। हाँ, उमाकांत के पास जरूर रहता है। वो क्या है ना, मेरे चेहरे के दाग मुझे बड़ा परेशान कर रहे हैं और लोगों की नज़रों से बड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है, तो मैंने सोचा एक स्कार्फ खरीद। तो ठीक है, लेकिन तुमने खरीदा कहाँ से? क्यों? नहीं, बहुत गंदा दिख रहा है। मुझे लगता है दुकानदार ने पुराना माल दे दिया है तुम्हें। वो एक्चुअली ये स्कार्फ उमाकांत का है, और इसी स्कार्फ से देवी का गला घोटा गया। मगर ये कैसे हो सकता है? इसी बात के लिए तो आपके घर की तलाशी ली जा रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो स्कार्फ आपके घर पे था उससे देवी का कत्ल हो जाए। देखिए इंस्पेक्टर, ये कैसे हो सकता है? ये स्कार्फ उमाकांत का नहीं है। ये बात हमें उमाकांत ने ही बताई है कि ये स्कार्फ उसका है, जो कि बारिन यानी कि आपके घर पर छूट गया था। तो फिर यह स्कार्फ उस जगह कैसे पहुंच गया? क्या कोई और भी शामिल है? नहीं, मुझे अभी मान को नहीं बताना चाहिए कि मेरे साथ यहाँ अंकुश भी है, वरना रंगराज की किडनैपिंग और बाकी बेकार की चीजों को एक नई दिशा मिल जाएगी। देखिए, मैं इस घर में अकेला रहता हूँ और ये स्कार्फ उमाकांत का ही है। हो सकता है आपको गुमराह करने के लिए वो कहानियां बना रहा हो। मैंने पूछा कि क्या बात है, मगर उन्होंने कहा कि बस जल्दी से जल्दी तुम दोनों को बेंगलोर भेज दो। कि ये बात तुम अब बता रही हो? काका क्या कह रहे थे, बताइए ना। उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, मगर कुछ ऐसा हुआ है जो तुम दोनों के जानकारी में होना बहुत जरूरी है।